मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे क्लास 10th में जो चैप्टर है आपका एपी, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एपी है। आज हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी किसी को प्रॉब्लम आएगी पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज जरूर करेगा कि यहाँ पे सर प्रॉब्लम आ रही है, जिसको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, या फिर अगर छोटी मोटी कोई समस्या होगी तो वहीं पे उसका समाधान निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो एपी हम लोग पढ़ते हैं। एपी क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा सीरीज ऑफ नंबर होता है, मतलब नंबरों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रुप बना दिया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जिनमें क्योंकि देखिए इसका नाम ही अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पे आपको ऐड मिलेगा या तो सब्ट्रैक्ट मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड से मतलब नहीं होगा, बात समझ में आया? तो ये नंबर का ऐसा ग्रुप होता है, जैसे अगर मैं मान लो 5, ठीक है, मैं मान लो 10, मैं मान लो 15, 20, ऐसे करते हुए मैं पूरा नंबर का एक सीरीज रख दूँ। ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि एपी का मतलब ये होता है कि किसी दो कंजिक्यूटिव नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम नंबर आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5, 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें 5, 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से मिलेगा हमको 5। बात समझ में आया? तो ये जो हम लोग 5, 5, 5 पा रहे हैं, तो ये क्या है कि ऐसा लग रहा है कि इसी सेम 5 ही ऐसा नंबर है जिसके द्वारा दो कंजिक्यूटिव नंबर डिफरेंशिएट है, मतलब अलग हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे इसी जो सीरीज बनेगी, क्योंकि सीरीज में दो कंजिक्यूटिव नंबर सेम डिफरेंट के कारण से हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। बात समझ में आया? यानी एपी एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें दो कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, हमेशा 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 सेम नंबर होगा अगर उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। यानी डिफरेंस जो होता है दो कंजिक्यूटिव नंबर का वो लगातार होता है, मतलब सेम होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा जो बना, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर हमारा जो पहला टर्म होता है, जो नंबर ऑफ टर्म होता है, जैसे इसको हम लोग A1 कहेंगे, इसको हम लोग A2 कहेंगे, इसको हम लोग A3 कह दें, अगर इसको हम A4 कह दें, इसी तरीके से आते आते कोई ऐसा नंबर आएगा ना जो कि AN, कोई भी नंबर, n हमारा वेरिएबल है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो n कोई नंबर हो सकता है। ठीक ना, अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है यानी जो A1 होता है, इसी को हम लोग A कहते हैं। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक ना, फार्मूला वगैरह यूज करते समय। तो यहाँ पे जो A1 होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, A कहते हैं हमेशा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो जो A2 होगा, A2 एक्चुअली में देखिए कि ध्यान से अगर आप देखें तो ये बना कैसे होगा, बना कैसे होगा। तो अगर हम लोग बात करें इस 5 में ये वाला 5 ऐड हुआ होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना, तभी तो ये 10 आया होगा। सीरीज हम लोग जो बता रहे तो अपना अर्थमेटिक सीरीज तो लानी पड़ेंगी ना। तो ये जो 5 होता है जो सब में कॉमन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं अक्सर एनसीईआरटी के हिसाब से, कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आया? इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस। ये जो ए होगा इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट है ये। बात समझ में आया? अब यहाँ से अगर हम लोग इसको फार्मूले की तरफ या फिर हमने वेरिएबल के तौर पे रखने की कोशिश करें तो ये 5 कहाँ से आया था, ये वाला, यानी कि वो है ए, और ये 5 कहाँ से आया था, ये वाला, यानी कि ये है डी। तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें A3 के लिए, तो A3 हमारा ये है, ये सोचिए कैसे आया होगा, ये आया होगा 10 प्लस 5 करके, यानी इस 10 में ये 5 ऐड किया गया होगा। समझ में आ रहा है बात ना? अब ये जो 10 प्लस 5 आया होगा, तो ये क्या है, 10 जो है वो क्या है आपका A2 है, 10 क्या है आपका A2 है, और 5 क्या है आपका, ये कॉमन वाला डिफरेंस है। अब A2 आ गया तो A2 को हम लोगों ने क्या निकाला, A प्लस डी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस डी और एक ये वाला डी, तो ये डी और ये डी मिलके कितना हो जाएगा, A प्लस 2D होगा कि नहीं, A प्लस 2D। तो A3 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं A प्लस 2D। बस समझ में आया? पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि ये आ क्यों रहा है,
ठीक ना। डायरेक्टली फार्मूला देके सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को, बट पहले कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझे रहते हैं ना तो ये हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है कि कैसे भी क्वेश्चन आएंगे जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, तो फिर किसी तरीके के क्वेश्चन आए क्या फर्क पड़ता है ना। अगर हम लोग A4 की बात करें यहाँ पे, तो A4 देखिए किससे आया होगा, 15 से, और उसमें 5 को ऐड किया गया होगा। 15 जो आया है, 15 को हम लोग A3 लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा D, क्योंकि 15 में हमने 5 ऐड किया तभी तो 20 आया, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम A3 को लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे A+2D और ये वाला D हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। बस समझ में आया? ये जो A3 है इसके जगह पे हमने लिखा A+2D और ये वाला जो D था वो यहाँ पे रख दिया। अब ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, A+3D। बात समझ में आया? तो A1 हमारा A होता है, A2 को हम लोग A+D लिख सकते हैं, A3 को हम लोग A+2D लिख सकते हैं और A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+3D। यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको कॉमन टाइप में। जब अगर आप इसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A2 था तो 1D था, यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना हम लोग नंबर ले रहे हैं उससे एक कम D मिल रहा है। बस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे ही कहें कि अगर हम, आप बताओ कि A5 क्या है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, आप बताओ कि A5 क्या है, तो आप कहोगे सर A, और चूंकि 5 है तो यहाँ पे कर दे 4D। बस में ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर हम कहें कि A10 बताओ तो कहोगे सर जी A+9D, एक कम कर देंगे। अगर हम कहें कि A15 बताओ तो कहोगे सर जी A+14D। बस समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँ A50 बताओ तो कहोगे सर जी A+49D, है ना। मतलब जितना नंबर हमको टर्म का पूछे कि ये वाला टर्म बताओ क्या है, उससे एक कम में D को मल्टीप्लाई करके A को ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको एक्चुअली में ये 50 कैसे आया होगा, तो अगर हम A50 को बोले तो ये A है प्लस ये हुआ होगा ऐसे 50 - 1 × D, एक कम ऐसे ही करते हैं ना, करते हैं कि नहीं। तो इसी हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, रुकिए यहाँ पे लिख देते हैं, शायद नीचे हो जाए आपको दिखे ना। AN इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हमको सब में लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो यहाँ पे था टर्म 50 उसको हमने यहाँ पे लिख के -1 किया। अब यहाँ पे टर्म है n, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n को लिख के -1 करेंगे और d। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है हमको। टोटल AP में 2 ही फार्मूला है, एक अगर एक्स्ट्रा मान लिया जाए लास्ट टर्म के हिसाब से तो 3 फार्मूला है। ये पहली एक्सरसाइज में आपको इसी पूरे फार्मूले पे क्या करना है, काम करना है, ठीक है। फिर से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक सीरीज आ गया 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करने, हमने क्या देखा कि 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, 15 में 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, और 20 में 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि A1 जो है हमारा A है, A2 जो है वो हमारा A+D है, A3 हमारा कितना है, ये जो A2 है, A2 को हम लोग A+D लिख सकते हैं, A+2D। A4 को हम कह सकते हैं कि A+3D। उसी तरीके से A5 अगर हमको करना है तो A+4D, A10 करना है तो A+9D, यानी एक कम करके 9 हमको मतलब मल्टीप्लाई करना है कॉमन डिफरेंस में। 15 है तो 14D, 50 है तो 49D, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाए कि A100 बताओ तो क्या करेंगे, A+99D, ठीक है। अगर मैं कहूँ A80 बता दो, क्या कहेंगे आप, A+79D। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, AP के किसी भी टर्म को आपको पूछ दे, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक ना। किसी भी टर्म को आपको पूछ दे, वो आप AN मान लोगे। जिस टर्म को पूछेगा, जैसे 838 टर्म पूछ दिया, 58 टर्म पूछ दिया, 400 टर्म पूछ दिया, तो उसको हम लोग AN मान लेंगे। जो हमारा जिस टर्म को पूछेगा वही हमारा लास्ट टर्म माना जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे चल के मतलब इसके हिसाब से इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो मैसेज जरूर करेगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये सिचुएशन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या ये AP बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि किसी जगह पे कोई शहर होगा मान लीजिए, जहाँ पे टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार है कि
हर किलोमीटर के लिए आप बताओ कि टैक्सी जो मतलब किराया लगेगा क्या वो एपी फॉर्म करेगा। इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये, यानी कि आप अगर टैक्सी में बैठते हैं और 1 किलोमीटर तक चलते हैं तो आपको 15 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जितने और किलोमीटर आप बढ़ते हैं तो हर बार 8 रुपया आपको और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज़ एंड फॉर नेक्स्ट किलोमीटर यू हैव टू ऐड ₹8, राइट। तो इसको बताना है कि क्या यही कंडीशन जो होगी ये एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मान लेते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना हो जाएगा ₹15। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 हो जाएगा, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 मिल गया। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, याद रखिएगा सेकेंड किलोमीटर नहीं पूछा है, क्योंकि सेकेंड किलोमीटर कहेंगे तो सिर्फ ₹8 होगा, क्योंकि सेकेंड का मतलब होगा फर्स्ट के बाद, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 किलोमीटर रखिएगा, दोनों को कंबाइन। तो पहले के लिए उसने 15 रुपये जमा किया होगा और दूसरे किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपया और दिया होगा, यानी कि टोटल हो गया 23 रुपीज, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर बात किया जाए फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, पहले आपने 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपया दे दिया है, उसके बाद 8 रुपया और दे देंगे, तो यानी हो जाएगा ₹31, ठीक है। उसी तरीके से और निकालना चाहें तो और निकाल लीजिए, फेयर फॉर 4 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि आपके लेवल पे सिर्फ 3 निकाल लेंगे तब भी आपको सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी क्या करता है कि 2 को सेम देके तीसरे वाले में आपको फंसा देता है, ठीक ना। इस वजह से हम लोग 4-4 करते हैं। तो फेयर फॉर 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 31 में 8 ऐड कर दीजिए, यानी कि ₹39, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, तो लिखिएगा सीरीज फॉर्म्ड बाय फेयर, ठीक है। इस फेयर के द्वारा सीरीज क्या मिली, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया था, फिर 23 रुपया होगा, फिर उसके बाद 31 रुपया होगा, उसके बाद 39 हुआ, ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारी सीरीज बन गई, ठीक है। अब हमें ये बताना है क्या ये जो सीरीज बनी है ये एपी है। तो हम लोग एपी के लिए क्या करेंगे, हमारा एपी का सीधा सीधा मतलब है सीरीज तो हमको मिल गई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये एपी है कि नहीं, तो उसके लिए हमारा दूसरा कंडीशन क्या होता है, 2 कंडीशन होती है, या तो सीरीज हमारी होनी चाहिए पहली कंडीशन, वो चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सब में कंजिक्यूटिव जो नंबर होंगे उनमें कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक ना। यानी डिफरेंस जो होना चाहिए वो कॉमन, यानी कि सब में इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग बात करें D1 को, D1 मतलब पहला कॉमन डिफरेंस, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। मैंने कहा सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, A2 होगा माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी 23 माइनस 15। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। उसी तरीके से D2 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास कितना है, 31 माइनस 23, ये भी आएगा 8। अपने लेवल पे आप इतना भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक ना। बट हम लोग थोड़ा सा और इसको कंफर्म कर देते हैं, A4 माइनस A3 करके, ठीक है। A4 कितना है आपके पास, 39 माइनस 31, इसको भी करेंगे तो 8। तो देखिए सब बराबर आ रहा है ना, तो आप कहोगे सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों हमारे इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन सीरीज, द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। जो दिया हुआ सिचुएशन वो क्या करेगा, एपी को फॉर्म करेगा। बस समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स अपना बनाते रहिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह ना कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर में एक वैक्यूम पंप लगाया गया है, ठीक ना, और उसमें से क्या किया जा रहा है, एयर को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो एक बार अगर स्विच ऑन किया जा रहा है तो वो वैक्यूम पंप जो है उसकी खासियत है कि इस पूरे सिलेंडर में जितना भी एयर होगा उसका 1/4 निकाल देगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा स्विच ऑन किया जा रहा है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे ही करके किया जा रहा है स्विच ऑन। तो हर बार ये क्या कर रहा है, 1/4 निकाल रहा है।
तो क्या ये जो एयर निकाल रहा है ये आपका एपी होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी मान लेते हैं कि वी वॉल्यूम का उसमें जो एयर होगी वो होगी, ठीक है। तो एयर रिमूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब एयर रिमूव होगी तो कितनी होगी, तो ये होगी 1/4 ऑफ वी, यही होगी ना, इसका v का 1/4 रिमूव होगी, तो रिमेनिंग एयर कितना होगा, रिमेनिंग एयर, तो देखिए पहले v था, अब इतनी एयर निकल गई तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4v माइनस v, यानी कि हो जाएगा 3v/4, ये हमारे पास रिमेनिंग एयर बच गई, ठीक है। उसके बाद एयर रिमूव्ड फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार में एयर जो रिमूव हुई तो कितनी होगी, तो अभी इतनी बची हुई है तो इसका 1/4 रिमूव होगी, मतलब उसने ये नहीं कहा कि हर बार 1/4 वी होगी, उसने ये कहा कि जितनी एयर बची है उसका 1/4 रिमूव होगी, बात समझ में आया। तो इसलिए जितनी हमारी एयर इतनी बची थी तो इसका रिमूव होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3v/16, यानी इतनी एयर रिमूव होगी। अब रिमेनिंग एयर कितना होगा, रिमेनिंग एयर कितना होगा, तो रिमेनिंग एयर आपका कितना होगा, पहले इतना बचा हुआ था उसमें से इतना रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 12v माइनस व्हाट 3v, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 9v/16 आएगा इसका आंसर, यानी कि पहले हमारे पास एयर इतनी थी, फिर एक पहली बार रिमूव करने के बाद इतनी बची, दूसरी बार रिमूव करने के बाद इतनी बची, तो कैसे सीरीज बना, तो द सीरीज फॉर्म्ड, क्या बना, पहले v था, यही था ना, पहले v था, फिर पहली बार जब रिमूव किया गया तो एयर बचा 3v/4, फिर उसके बाद जब रिमूव किया गया तो कितना बचा 9v/16, ऐसे ये करते हुए निकल जाएगा, तो ये हमारा सीरीज बन गया, बस समझ में आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर वही बात है कि ये AP है कि नहीं, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा D1, तो D1 के लिए क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 3v/4 माइनस में v, तो इसका आएगा 4, ये हो जाएगा 3v माइनस 4v, यानी कि ये बचेगा माइनस v/4, ये बचा D, ठीक ना। उसके बाद निकालिएगा D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा आपका, ये तीसरे वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे है 9v/16 और माइनस में हो जाएगा 3v/4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम 16 आएगा ना, तो हो जाएगा 9v माइनस 12v, यानी कि हो जाएगा माइनस 3/16v, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना है D1 और ये इतना D2 है, तो D1 और D2 दोनों इक्वल तो दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लिख देंगे ऐसे, सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन AP, समझ में आया, क्योंकि दोनों D1 और D2 हमारे इक्वल नहीं है, और जब भी D1 D2 इक्वल नहीं होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये AP नहीं होगा, तो जो गिवन सिचुएशन है वो AP हमारी नहीं है, बस समझ में आया। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कहीं पे कोई कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे कह रहा है कि 1 मीटर अगर कुएं की खुदाई की जा रही है तो 50 रुपये लग रहा है, 50 रुपीज लग रहा है। उसके बाद जितना और एक मीटर, जैसे 1 मीटर के बाद 2 मीटर खोदा गया, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, तो ऐसे में आपको क्या किया जा रहा है,
1 किलोमीटर जब 1 मीटर खोदा जा रहा है तो 150 रुपीज़ लग रहा है, और हर आगे बढ़ते हुए आपको 50 रुपीज़ लग रहा है। तो बोल रहा है कि इसका जो कॉस्ट बनेगा वो कॉस्ट एपी में होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे कहा जाए तो मान सकते हो कि क्या, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सॉरी फर्स्ट मीटर इजकल टू कितना हो जाएगा, लेट इट बी राइट फुल्ली, फर्स्ट मीटर इजकल टू कितना होगा 150 रुपीज। ठीक है, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर, तो 2 मीटर में क्या करेंगे, 150 में 50 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर के लिए 150 रुपये लगा है, और बाकी अगले मीटर जैसे दूसरा मीटर खोजा जाएगा 50 रुपये और बढ़ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए टोटल द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 किलोमीटर, सॉरी बार बार मीटर आ रहा है, सॉरी फॉर डैट, 3 मीटर, तो 3 मीटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले 200 था, अब उसके बाद 50 और ऐड हो गया, इट मीन्स इट विल बी ₹250। बात समझ में? तो ये हमारे पास आ जाएगा सीरीज का, चाहे तो एक आध और निकाल लें, आपकी मर्जी। ठीक है, 4 मीटर तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 50, इट मीन्स इट विल बी 300। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो आप क्या लिखेंगे, द सीरीज फॉर्म्ड बाय गिवन सिचुएशन, तो क्या हो जाएगा, पहले है 150, उसके बाद है 200, उसके बाद है 250, उसके बाद है 300। ठीक है, ऐसे ही करके ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, फिर वही काम D1 निकालेंगे, तो D1 कितना होगा, D1 विल बी 200 माइनस 150, इट मीन्स इट विल बी 50, राइट। दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो दूसरा 200 और पहला 150 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसी तरीके से D2 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 200, तो इट विल आल्सो अगेन 50, एंड D3 विल आल्सो बी 300 माइनस 250, इट मीन्स इट इज आल्सो 50, राइट। तो देखिए D1, D2, D3 सब सेम आ रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, राइट, देयरफॉर the given situation forms an AP। ठीक है, the given situation forms an AP। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और ऐसे हमको पता चल जा रहा है कि ये AP है कि नहीं है। ठीक ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, यहाँ पे दिया गया द अमाउंट ऑफ मनी इन the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी कि कह रहा है ना कि अब आप बताइए कि जब बैंक में हमारा अमाउंट होगा, कोई मान लीजिए हमको जमा करते हैं, तो कह रहा है कि वहाँ पे एवरी ईयर क्या दे रहा है, 8% दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये आपको क्या है, आपको बताना है कि हर साल जो अमाउंट हमारा बनेगा वो एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। बस समझ में? तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे जब इसको सॉल्व, तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में अमाउंट कितना होगा, तो जितना डिपॉजिट करेंगे हमारा उतना ही होगा ना, इतना हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल का अमाउंट क्या होगा। तो आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा क्लास 8th में। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ज्यादती होगी कि 8th में कहाँ थे, वो तो कोरोना काल चल रहा था ना। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, n मतलब टाइम। बात समझ में आया? ये हमारा अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है, किसका, जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो तब। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए प्रिंसिपल का काम ये पिछला वाला करेगा, जो अमाउंट पीछे हो चुका होगा ना वो प्रिंसिपल का काम करेगा। रेट आपको दे रखा है और बोल रहा है कि हर साल मतलब साल एक ही होगा, यानी n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक ना, उसके आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या बनेगा, प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000
ठीक ना। उसके बाद 1 प्लस रेट है आपका 8/100 और पावर n मतलब 1 नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 इंटू, इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 108 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से इसका कटवा दीजिए तो कितना आएगा 10800। ये आ गया आपका 2 साल का अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अमाउंट फॉर 3 इयर्स, ठीक है। ये 2 साल का या 3 साल का। तो तीसरे साल में ना ये आपका जो ये दिया गया है ये प्रिंसिपल बन जाएगा, बस समझ गया। तो ये आपका प्रिंसिपल बनेगा, तो ये 10800 इंटू 1 प्लस 8/100 और n की वैल्यू वही रहने वाली है, यानी कि हो जाएगा 10,100 इंटू 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 108 इंटू 108। अगर 108 का 108 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108 इंटू 108। तो अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11664, राइट। 11 8 जा 864, यानी 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा और फिर 11, ठीक है। और वो 8 आपका कॉमन आ जाएगा, तो क्योंकि 864 आएगा ना, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 8 कैरी कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया किसका अमाउंट फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द सीरीज फॉर्म्ड बाय व्हाट, द सीरीज फॉर्म्ड बाय गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन, सीरीज फॉर्म्ड बाय गिवन सिचुएशन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बन रहा है पहले हमारे पास था 10,000, उसके बाद आया 10,800, उसके बाद आया 11,664, ठीक है। तो यहाँ पे आप D1 निकालिए, तो D1 बराबर कितना होगा 10800 माइनस 10000, तो इतना हो जाएगा आपका 800, ठीक है। उसी तरीके से D2 निकालिएगा तो कितना होगा 11664 माइनस 10800, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 6 16 में 8 एंड 00, तो 864 ये बच जाएगा। तो दोनों देखिए ये D1 आया 800 और D2 आया 864, इसका मतलब लिखेंगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर व्हाट द गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसका एक बार आप लोग घर पे फिर से क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अब क्लासेज जो होंगी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे या वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी क्लासेज, ठीक है ना। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो NCERT की है तो वो तो पढ़ानी ही है, आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर उसके बाद RD शर्मा और RS अग्रवाल को भी अच्छे से देखना है। साथ ही साथ जो पिछले 10-15 साल में CBSE ने क्वेश्चन पूछा है AP से रिलेटेड, उस सारे क्वेश्चन को हम लोगों को वहाँ पे सॉल्व करना है। उसके बाद आपको इंडिया लेवल पे एक टेस्ट भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, उसके लिए आपको रैंक भी मिलेगा, ठीक है। पूरे साल आप टेस्ट देते रहते हैं तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है कि आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट ले लिया, यहाँ पे टेस्ट आपने दिया, इतने इतने मार्क्स लगवा पाए, पूरा एग्रीगेटेड मार्क्स इतना था, ठीक है। यानी कि आप देखिए अगर आप घर पे हैं, कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मुश्किल से अगर एक कोचिंग होगी तो वहाँ पे 10, 15, 20, 25 से 50 बच्चे होंगे। इससे ज़्यादा कितनी भी बड़ी कोचिंग हो मुश्किल है एक क्लास में बैठना। अब वहाँ पे आपका टेस्ट होगा तो जो टीचर पढ़ाएंगे वही टेस्ट लेने वाले हैं, है ना, और वो अपने हिसाब से टेस्ट लेंगे। और आपको जब आप इस समय से आगे बढ़ेंगे कंपटीशन लेवल के लिए, तो वहाँ पे पूरी इंडिया आपके खिलाफ लड़ने के लिए है, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अभी से इंडिया के साथ कंपटीशन करवाना शुरू कर दें।
हर बच्चों का कंपटीशन यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे बैठे हुए कंपटीशन कर रहे हैं, कोई बच्चा मुंबई में रहेगा, कोई बच्चा दिल्ली में होगा, कोई चेन्नई में होगा, सारे बच्चे कंपटीशन जरूर देंगे, ठीक ना। तो उसमें आप कितना करते हैं ये आपके लिए सही होगा। ये रास्ता आपको सिर्फ ऐप पे मिलने वाला है, यूट्यूब पे चैनल पे आपको सिर्फ चीज़ें नॉर्मली पढ़ाई जाएंगी जितनी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो टेस्ट हुआ, सर्टिफिकेट देना हुआ, या फिर RD शर्मा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन हुआ, पिछले साल जो पेपर्स आए हुए हैं उन सबका सॉल्यूशन होना, किस तरीके से फॉर्मेट को चेंज कर दिया है, जैसे आप जानते हो केस स्टडी टाइप में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अभी से आपको उसके लिए तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद और उसका जो खर्च है, आप जितना भी अभी तक खर्च देते आए हैं अपने कोचिंग ट्यूशन में, उसका 15% भी खर्च नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, सारे का कंपटीशन अच्छे से होने वाला है, ठीक ना। तो आप तैयार रहिएगा। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँचेंगी, और सारी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक ना। यूट्यूब पे फ्री में मिलने वाली है, ऐप के थ्रू आपको और भी जो टॉपिक्स होंगे उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।